वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। बच्चे हम एटम चैप्टर के अंदर हैं और उस चैप्टर का लास्ट पार्ट मैं एक्सरे करा रहा हूँ। एक्सरेज को मैंने स्टार्ट कर दिया और मैंने बताया था कि रोइंजन ने डिस्कवर किया एक्सरेज। एक्सरेज में क्या होता है कि जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको ऑलरेडी एक्सरेट करते हैं उनको मेटल से स्ट्राइक करते हैं और मेटल स्ट्राइक करने से उससे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है कैथोड रेज हैं वो एटम को एक्साइट करते हैं और एटम्स जब एक्साइट होते हैं तो इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए होंगे। तो वहाँ से वो नीचे ग्राउंड स्टेट में या फिर लोअर एनर्जी स्टेट्स में आने के बाद वो फोटोन निकालते हैं, उन्हीं को एक्सरेज कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया और उसमें ये भी बताया कि एक्सरेज के टाइप्स क्या हैं, हार्ड एक्सरेज और सॉफ्ट एक्सरेज। और ये बताया कि उसका जो इंटेंसिटी है एक्सरेज की वो किस तरह से वेरी करती है विद डिस्टेंस। जब भी किसी सब्सटेंस से सब्सटेंस में एक्सरे पास करते हैं तो बच्चे वो एब्जॉर्ब होती चली जाती है, उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। उसमें बहुत अच्छा एक मैंने क्वेश्चन भी कराया। ठीक है, अब इसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरेज हमें करनी है और इसमें मैंने एक छोटा सा पार्ट बता दिया था कि व्हाट इज द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड एक्सरेज या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम वेवलेंथ। उसका एक बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला मैंने बताया था, उसको देखना। एक नीट में और जेईई में इसमें क्वेश्चन आते हैं उस पर। अब बच्चे मैं आगे थोड़ा और डीपली करूँगा, वो एडवांस के लिए हैं, ध्यान रखना, जेईई एडवांस के लिए होता है। और जो नीट में बच्चे हैं वो जब वो रेडियोलॉजी से एमडी करेंगे तो वहाँ पर उनको ये करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो की तरफ आगे। करेक्टरिस्टिक्स और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इनका है नहीं, वो हम चलते हैं। राइट, ये मैंने आपको स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज मैंने बताया। दो टाइप के एक्सरे स्पेक्ट्रम होते हैं, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है और एक करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है। इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ में ग्राफ। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम कराएं, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं बच्चे। एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो बच्चे देखो, एक्सरेज में हो क्या रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, एक बार दोबारा मैं बताऊं आपको कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी से आ रहा है और मेटल से स्ट्राइक कर रहा है। मेटल के अंदर न्यूमरस एटम्स हैं। तो आप ये मान के चलो कि आपके पास एक पार्किंग लॉट है, पार्किंग के अंदर बहुत सारे व्हीकल्स हैं और एक व्हीकल जिसके ब्रेक फेल हो गए, माना एज्यूम कर लो, मतलब वैसे नेगेटिविटी से भरा हुआ ये सिचुएशन है, चलो। तो एक जो आपके पास व्हीकल है वो उसके ब्रेक फेल हो गए हैं और वो ब्रेक नहीं लगा पा रहा है और वो दैट व्हीकल हैज़ रैम्ड इनटू द पार्किंग व्हीकल्स, है ना, उसमें उसने टक्कर मार दी है। तो बच्चे ऐसा तो मतलब जैसे पिक्चर में होता है कि वो उछल जाती है नहीं एक टक्कर मारा तो एक पूरी पूरी जो व्हीकल रखे पार्किंग लॉट में उछल गए। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा जो एनर्जी है, जो आपके पास इंसिडेंट जो आपके पास व्हीकल है उसने सारी एनर्जी एक ही कार को जो पार्किंग लॉट में थी उसको दे दिया और वो सारा ऊपर उछल गई, एक्साइटेड हो गई। तो यदि ऐसा हुआ, यदि ऐसा हो रहा है तो बच्चे हम निकाल सकते हैं कि कितने मिनिमम वेवलेंथ या कितने मैक्सिमम एनर्जी का जो आपके पास एक्सरे निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है एक्चुअली में। जो ब्रेक फेल वाला जो व्हीकल है, जो आपके पार्किंग लॉट में जो व्हीकल्स हैं उनसे जब स्ट्राइक करता है तो एक को स्ट्राइक करेगा, अपनी कुछ एनर्जी लूज करेगा, फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, ऐसे मतलब बहुत सारे व्हीकल्स से स्ट्राइक करने के बाद जब जाकर रुकेगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी जो उछल रही हैं गाड़ियां, जो पार्किंग लॉट में उछली हुई हैं, जो कुछ और उछली है, कुछ और कम उछली है, कुछ और कम उछली है, कुछ और कम उछली है। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब जो एटम जो एक्साइटेड हुए होंगे, यानी जो व्हीकल्स हैं उनको एटम्स मान के चलो, तो वो एक्साइटेड हुए होंगे तो उनको कम एनर्जी और कम एनर्जी और कम एनर्जी, तो उससे जो एक्सेस निकलेंगे उनकी एनर्जी भी कम होगी, यानी उनकी वेवलेंथ भी कम होगी। यानी कि आपके पास एक कंटिन्यूसली एक स्पेक्ट्रम आएगा एक्सरेज का,
जिसकी वैल्यू एक मिनिमम वेवलेंथ यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम एनर्जी से लेकर यानी मिनिमम वेवलेंथ से लेकर इनफाइनाइट वेवलेंथ तक की हो सकती हैं। ये मैंने आपको बताया कि एक्सरेज में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों हो रहा है। कंटिन्यूसली हो रहा है क्योंकि जो एटम है, जो इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसा नहीं है कि वो अपनी सारी एनर्जी केवल एक ही एटम को दे देगा, बल्कि ऐसे बहुत सारे एटम्स को धीरे धीरे करके देगा, जब लास्ट में जाकर उसका एनर्जी जीरो होगी। तो ये कंटिन्यूस हुआ। अब इसके बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही है वो एक्चुअली में एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। जो इलेक्ट्रॉन जो स्ट्राइक कर रहा है, तो किसी एटम के, मान लीजिए के शेल के इलेक्ट्रॉन को उसने हटा दिया। अब आपको पता है कि के शेल के एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, अब वो अट्रैक्टिव थिंग रहेगा फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एल शेल, एम, एल, एम, एन, ये सारी शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स में वहां पे जंप करेंगे। तो जब ऊपर से नीचे जंप करते हैं तो आपको पता है कि फोटोन निकलता है। तो के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकता है, एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकता है। तो इस तरह से उसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है एटम का, वो भी हमें पता पड़ेगा कि एक्सरेज के एमिशन से कि क्या है उसके अंदर। ठीक है, तो चलो बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। तो मिनिमम तो मैंने बताया दिया। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स का मैंने तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम समझा दिया मैंने आपको क्यों है ये। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का मैंने बता दिया कि इसलिए है कि जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो सारी एनर्जी एक एटम को न देकर बहुत सारे एटम्स को देगा, जब जाकर वो उसकी एनर्जी खत्म होगी, और उससे फिर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आएगा फ्रॉम मिनिमम वेवलेंथ यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से लेकर इनफाइनाइट वेवलेंथ यानी जीरो एनर्जी आप मान लो। ठीक है, कंटिन्यूस में बता दिया मैंने। इसके बाद हमें जो बच्चे करना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करनी है। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, इसके लिए सपोजिंग मैं आपको फिर वही समझाना पड़ेगा कि ये है, एक मिनट, के, एल, एम, एन, ऐसे एनर्जी डिफरेंस दिखा रहा हूं मैं, कम होता जा रहा है। तो ये बच्चे के शेल है, ये मान लो के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है, लाइक दिस। तो सपोजिंग देखो बच्चे, एक मिनट और समझाने की कोशिश करूं कि हमारे पास ये देखो, और देखिए एक बार, ये तो बच्चे हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस का फिर मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं। ठीक है, शेल्स दिखा रहा हूं मैं, शेल दिखा देता हूं। चलिए, अब ये देखो बच्चे, ये है न्यूक्लियस। अब इसमें इसका जो चार्ज है, अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे, देखो इसका चार्ज, ये न्यूक्लियस है, इसका चार्ज है +ZE। यहाँ पर बच्चे इलेक्ट्रॉन्स थे, आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, और यहां से बच्चे ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये तो इलेक्ट्रॉन दिख ही रहा है, ये बच्चे आपका रिमूव्ड
नॉकड आउट, यानी यहाँ पर होल बन गया, याद है एक खाली जगह है। अब ये बच्चे के शेल है, ये के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है। अब के शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो बच्चे आउटर जो शेल्स हैं, जो बाहर के शेल्स हैं, उनको क्या लगेगा, उनको यदि हम गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं इसको एनक्लोज करते हुए, तो उसमें जो नेट चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस जेड ई माइनस ई, यानी कि जेड माइनस वन ई। तो ऐसा लगेगा बाहर वाले शेल्स को कि वो जंप कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे 100% यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहे हैं उनको ऐसा लगेगा कि अंदर जो चार्ज है वो जेड माइनस वन ई पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब तो जेड इफेक्टिव जो है वो जेड माइनस वन हो जाता है यदि हम के शेल पर इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराएं। तो इलेक्ट्रॉन्स बच्चे जंप करेंगे, समझ में आ गया। तो के जो आपके पास होल यहाँ बना है, तो वहां से ऊपर से यहाँ से बच्चे के शेल में यहाँ से जंप कर सकता है कोई इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से जंप कर सकता है उसमें, और हायर से जंप कर सकता है। समझ में आ रहा है आपको नहीं से? तो मैंने बताया था कि जो पहला ट्रांजिशन होता है जो नेक्स्ट से होगा, तो बच्चे इसको हम, तो के शेल में गिरता है तो उसको हम के सीरीज कहते हैं एक्सरेज की, तो ये के अल्फा हो जाएगा। जो बच्चे आपके पास ये एल से के में, एम से के में, तो ये बच्चे के बीटा सीरीज हो, के बीटा हो जाएगा। और ये बच्चे आपके पास एन से इसमें आएगा तो ये हो जाएगा के अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। ये आपके पास के सीरीज बनेगी, दीज आर कॉल्ड के सीरीज। ऐसे हो सकता है बच्चे कि एल, कोई आपके पास एल में एक होल आ गया, माना यहाँ एल में होल हो सकता है, तो एल में जब होल हो गया तो बच्चे वो अट्रैक्टिव रहेगा सबके लिए। यहां से हो सकता है, यहां से हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो ये आपके पास n इज इक्वल टू 2 में जंप कर रहा है, 3 से 2 में जंप कर सकता है, आपके पास 4 से 2 में जंप कर सकता है। बिल्कुल वैसे लग रहा है जब बामर सीरीज बताते हैं ना, वैसी तो है और कुछ है क्या। तो बच्चे इसको एल अल्फा लाइन कहते हैं, इसको एल बीटा लाइन कहते हैं। समझ में आ गया आपको कंसेप्ट। यानी के में यदि आपके पास जंप कर रहा है तो ये कहीं से भी कर सकता है, जैसे ये एल से गिर सकता है, एन इज इक्वल टू 3 से गिर सकता है, एन इज इक्वल टू 4 से गिर सकता है, एन इज इक्वल टू 5 से गिर सकता है। तो इसमें यदि के में यदि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो इसको हम कहते हैं के सीरीज। सिमिलरली बच्चे वो आपका जंप कर सकता है एल में ऐसे, तो इसको कहते हैं एल सीरीज। ये एल सीरीज हो गई, ये बच्चे के सीरीज हो गई। एम भी हो सकती है, थोड़ा नहीं हो सकती है, वो हो सकती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, हमें इससे कुछ करना नहीं है, ये एम सीरीज हो जाएगी, ये एम सीरीज हो गई। आ गया। तो बच्चे जब इंटरनली वो जो ऑर्बिट्स में जब जंप कर रहा है तो ऑर्बिट की का मतलब है कि एटम का स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है, तो इसलिए एक्सरे एमिशन से हमें एटम का स्ट्रक्चर पता पड़ता है। ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वेव्स में आपको पता होता है। ये जो एप्लीकेशन है एक्सरेज की वो मेडिकल साइंसेज में तो है ही, इसके साथ साथ इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए भी एक्सरे यूज करते हैं 100%। ठीक है, चलो ये आपको करेक्टरिस्टिक्स में आ गया कि जब इलेक्ट्रॉन जंप कर, माने उसने जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है उसने माने के शेल के एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, तो बच्चे जो वो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्टिव चीज रहेगा फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हायर एनर्जी स्टेट्स, एन इज इक्वल टू 2 3 4 5, वो आपके पास एन इज इक्वल टू 1 में गिरेंगे। तो वो सारी के सीरीज होती है क्योंकि के शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे जंप हटाया और के पर वो जंप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली हो सकता है कि जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है वो एल शेल के एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे, हटा दे, तो वहां पर एक होल बन जाएगा। तो उस होल को भरने के लिए जो ऊपर से एनर्जी स्टेट्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप कर सकते हैं। तो यदि वो एल में गिर रहे हैं तो उनको एल सीरीज कहते हैं। समझ में आ गया आपको। चलिए अब आगे।
अब मैं आपको के सीरीज के लिए बात कर रहा हूँ। लेट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ के शेल इज नॉक्ड आउट, है नहीं, and electrons of L, M, N shells jump into K shell। तो इस तरह की जो सिचुएशन बनती है इसको हम कहते हैं बच्चे, तो जो इसको के सीरीज कहते हैं। तो जो एक्सरेज एमिटेड इनको कहते हैं, इनको के सीरीज इनको कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसका थोड़ा सा डेरिवेशन करता हूँ, फॉर्मूला। ठीक है, एक फॉर्मूला करते हैं, एक्सप्रेशन बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए बहुत काम का है बच्चे, जेई मेंस के लिए, एडवांस के लिए। फॉर्मूला बनाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर के सीरीज, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव केमिस्ट्री में बच्चे ज़्यादा आगे बहुत थोड़ा हायर ऑर्डर, हायर वैल्यू, हायर कंसेप्ट है, उसमें सेलेटर रूल लगाते हैं, वो आपका केमिस्ट्री में पढ़ लेना जी एडवांस में, नहीं नीट वालों को नहीं करना है। जे इफेक्टिव, जे इफेक्टिव क्या हो गया बच्चे, Z-1। अब मैंने आपको बताया था कि जब ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो जरा बच्चे देखो जरा एक मिनट पीछे, तो 1/λ क्या था, 1/λ इज इक्वल टू, जरा एक बार पीछे चलो, एनर्जी में जो हम निकाला था ना, ये देखिए 1/λ इज इक्वल टू, कहीं होगा, ये रहा 1/λ इज इक्वल टू R इंटू जेड स्क्वेयर, 1/λ इज इक्वल टू R इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। जेड स्क्वेयर है, समझ में आ रहा है, 1/λ इज इक्वल टू R इंटू जेड स्क्वेयर, 1/λ इज इक्वल टू R इंटू जेड इफेक्टिव स्क्वेयर इंटू 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। तो हियर जेड इफेक्टिव आपका Z-1 है, तो बच्चे 1/λ इज इक्वल टू R इंटू Z-1 का होल स्क्वेयर, एक मिनट, Z-1 का होल स्क्वेयर ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखो के सीरीज है, तो के सीरीज में बच्चे n1 इज इक्वल टू 1 होगा, n1 इज इक्वल टू 1 होगा, और n2 इज इक्वल टू 2 3 सो ऑन। तो 1 माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वेयर, ये हो गया, और इसमें बच्चे c से मल्टीप्लाई कर देते हैं, c से मल्टीप्लाई दोनों की तरफ कर देते हैं, तो c/λ न्यू आ जाएगा, न्यू इज इक्वल टू CR इंटू Z-1 का होल स्क्वेयर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वेयर। अब मैंने आपको बताया था के अल्फा, ये जो पहली वाली है बच्चे ये है के अल्फा, दूसरी वाली है बच्चे के बीटा, तीसरी वाली है बच्चे के गामा, नेक्स्ट वाली है के डेल्टा, ऐसे आपके पास होती है नहीं, ये आपके पास अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ठीक है, ओके। तो फॉर के अल्फा लाइन, एक्सरे में जो आपके पास स्पेक्ट्रम आ रहा है, तो के अल्फा लाइन के लिए बोलो बच्चे n2 इज इक्वल टू 2, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू CR इंटू Z-1 का होल स्क्वेयर इंटू 1 माइनस 1/4,
दैट इज इक्वल टू सी आर इंटू जेड माइनस वन इंटू 3/4। अच्छा जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको रूट न्यू अंडर रूट ले लेते हैं। रूट न्यू इज इक्वल टू जेड माइनस वन इंटू अंडर रूट 3CR अपॉन 4। इसको हम 4 को चाहे बाहर भी ले सकते थे। तो बच्चे ये आपको कुछ इस तरह का लग रहा है कि जो आपके पास के अल्फा लाइन जो है ना, उसकी जो एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, जो एमिटेड एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? जो फ्रीक्वेंसी है बच्चे वो डिपेंड कर रही है किस पर? जेड पर। सही है। तो इसी को हम कहते हैं, मैं आगे इसको लिख देता हूं। यदि मैं ऐसे लिख दूं इसको, दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट न्यू इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट के, कुछ भी कांस्टेंट मान लेते हैं या ए मान लें, के मत मानो, कभी ऐसा लगे आपको कि हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला तो नहीं है, ए इंटू जेड माइनस बी। दिख रहा है? ए इंटू जेड माइनस बी। तो ये इस फॉर्म में है और इसको कहते हैं बच्चे मोजले लॉ, MOL। यानी कि जो करेक्टरिस्टिक जो फ्रीक्वेंसी है, तो करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम की जो फ्रीक्वेंसी है, करेक्टरिस्टिक, थोड़ा करेक्टरिस्टिक स्पेलिंग नहीं लिख पाया हूं मैं, द फ्रीक्वेंसी, है नहीं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ, एक मिनट, हाँ यस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज depends upon atomic number। तो मोजले ने बताया कि एक्चुअली में जब आप एटम्स की स्टडी कर रहे हो तो उससे जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसीज निकल रही हैं एक्सरेज की, वो जेड पे डिपेंड करती हैं, ताकि मास नंबर पर, ए पे डिपेंड नहीं करती हैं। इसका मतलब जो सारे के सारे जो एटम्स हैं उनको हम जेड के हिसाब से लगाना चाहिए। तो मैंडलीव जो पीरियोडिक टेबल है, तो उसमें उसने बताया कि एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि मास नंबर। तो जेड पर ही डिपेंड करता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये था। तो उससे फिर जेड के हिसाब से उसने फिर ग्राफ बना के देखा। देखो जरा एक ग्राफ बना लेते। यहाँ पर मैं यदि बच्चे जेड माइनस बी ले लेता हूँ और यहाँ बच्चे रूट न्यू ले लेता हूँ, तो क्या होगा? तो ये ग्राफ बच्चे जरा ध्यान से देखना, ये ग्राफ आपके पास कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। ठीक है नहीं? तो ये हो गया बच्चे फॉर के अल्फा लाइन। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना जो b है, हेयर b इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू अंडर रूट क्या था? 3CR/4। यदि मैं आपसे पूछूं कि बच्चे k और k बीटा लाइन, तो k बीटा लाइन के लिए बच्चे n2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो रूट न्यू, जरा एक बार पीछे चलो, तो न्यू इज इक्वल टू CR, तो न्यू इज इक्वल टू CR इंटू जेड माइनस वन का होल स्क्वेयर इंटू
1 माइनस 1/9, ये हो जाएगा बच्चे CR × Z - 1 का होल स्क्वेयर, 9 में से 1 के 8/9। तो बच्चे रूट न्यू इज इक्वल टू Z - 1 ब्रैकेट स्टार्ट 8CR/9। अब देखो कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है। CR को तो हटा दो, तो बच्चे बस आपको देखना है कि √3/2 ज़्यादा है या बच्चे 2√2/3 ज़्यादा है। ऐसा करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 6 तो नीचे हो गया। ये बच्चे हो गया 3√3 और ये हो गया बच्चे आपके पास 4√2। अब ये कितना आ गया, 1.7 है, 17 5.1, ये हो गया 1.4, ये हो गया 5.6। तो इसका मतलब कौन सा ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है। ठीक है नी, ये ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब यदि हम डेल्टा न्यू बाय दिस, तो स्लोप ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमें ऐसा करना चाहिए था। ये हो गया बच्चे के बीटा लाइन, के अल्फा वो था, तो ये है के बीटा, दिस इज फॉर के बीटा। आगे आपको समझ में बच्चे रूट न्यू। सिमिलरली यदि अब बच्चे एक तो है देखो Z - B और रूट न्यू, कभी कभी कुछ घुमा देता है इसको, देखो दोबारा देखते हैं कि रूट न्यू इज इक्वल टू A टाइम्स Z - B। तो हमने ऐसे कर दिया, रूट न्यू इज इक्वल टू A × Z - A × B। तो ये बच्चे ऐसे लग रहा है दिस इज y, इसको हमने y मान लिया है, z को बच्चे अपने x मान लिया है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c से यदि कंपेयर करोगे, इससे पहला वाला क्या लग रहा था आपको, ये बच्चे आपको सीधा सीधा ऐसे लग रहा था कि y इज इक्वल टू mx, Z - B को आपने x ले लिया था और रूट न्यू को y ले लिया था। तो a जो है बच्चे स्लोप है, a की वैल्यू बच्चे कितनी है, √3CR/4 फॉर के अल्फा एंड a की वैल्यू है √8CR/9 फॉर के बीटा। ये वैल्यू आती हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चे अब ग्राफ यदि हम ड्रॉ करेंगे, तो आज मैंने पूरा स्पेक्ट्रम के बारे में बताया। यहाँ बच्चे जेड ले लेते हैं, तो रूट न्यू ले लिया हमने, तो बच्चे इंटरसेप्शन माइनस पर आ रहा है। ये आपके पास इंटरसेप्शन आ जाएगा, तो इस तरह से आपके पास ये, एक मिनट जेड इज इक्वल टू क्या रखेंगे जिससे कि रूट न्यू 0 हो जाएगी, जेड इज इक्वल टू बी रख देंगे यहाँ पर, बी यानी कि बी इज इक्वल टू 1, एक्चुअली जेड इज इक्वल टू बी है वैसे, ये देखा जाए ना, और वैसे बी की वैल्यू पता है आपको 1 है, जरा देखो Z - 1 था, तो जेड की यदि 1 है तो फिर ये आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी, यानी 1 का कोई होता ही नहीं होगा, कोई करेक्टर स्पेक्ट्रम निकलेगी नहीं। ठीक है, ये आपके पास के अल्फा लाइन का हो गया। ऐसे बच्चे के बीटा का हो जाएगा, यदि आप के बीटा की बात करोगे तो वो आपके पास इस तरह का सिचुएशन आएगी। क्योंकि वो ज़्यादा है ही, तो ये हो गया बच्चे के बीटा लाइन।
बस ध्यान रखना स्लोप क्या है। स्लोप यहाँ अभी भी एम है। इंटरसेप्शन क्या है, इंटरसेप्शन ए इंटू बी है। तो इस तरह की चीज़ें आपके पास हैं। तो देखा उसने, तो मोजले ने कहा कि जो हमारे पास जो एटम है, एटम के अंदर जो करेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे हमें एटम को स्टडी करना चाहिए, वो है उसका एटॉमिक नंबर। और उसने जो पीरियोडिक टेबल में जो खाली खाली जगह थी, तो उसने उसमें प्रिडिक्ट कर दिया था कि इसमें ये जेड आना चाहिए, इसमें ये जेड आना चाहिए, इसमें ये जेड आना चाहिए। बाद में जब डिस्कवर किया गया तो वो एलिमेंट्स वही मिले जो मोजले ने प्रिडिक्ट किए थे, क्योंकि उसने जेड के साथ, क्योंकि जेड और रूट न्यू के बीच में ग्राफ खींचते तभी वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अब स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो जो जेड है तो ठीक है, नहीं है तो उसमें आपकी जगह मिल गई आपको। ठीक है। अब बच्चे एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन मैं आपको कराऊं। सपोजिंग आपके पास ये देखिए इस तरह का स्पेक्ट्रम है। यहां पर आपके पास वेवलेंथ है, लैम्डा, और यहां पर बचे इंटेंसिटी। ठीक है। और इस तरह का हमारे पास ग्राफ आ रहा है। ये बच्चे हमारे पास, ठीक है, ये है आपके पास के अल्फा लाइन। दिस इज फॉर, ये जो करेक्टिव स्पेक्ट्रम आया, दिस इज फॉर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल V1 एंड फॉर एटॉमिक नंबर Z1। V1 आपके पास एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है, V1 एंड V2, अभी मैं V2 भी दिखाऊंगा। दे आर द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। और Z1 एंड Z2 ये बच्चे एटॉमिक नंबर है। तो एक करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ये आ रहा है। अब बच्चे दूसरे के लिए हमारे पास ऐसा आ रहा है। दिस इज फॉर, ये तो बच्चे इसके लिए हो गया। ये है बच्चे फॉर V2 एंड Z2। अब आपको पता लगाना है कि V1 Z1, V1 V2 और Z1 Z2 में क्या रिलेशन है। तो बच्चे ये देखो, ये जो आ रहा है ये आपके पास मिनिमम वेवलेंथ है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लैम्डा मिनिमम है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमेशा एक्सरे के अंदर जो स्पेक्ट्रम आ रहा है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आ रहा है, उसमें जो मिनिमम वेवलेंथ है वो बच्चे इस पर डिपेंड करता है, वी पर डिपेंड करता है, जेड पर डिपेंड नहीं करता है। जेड जो है ना एटॉमिक नंबर, वो उसमें करेक्टरिस्टिक्स जो स्पाइक्स आ रही हैं वो डिपेंड करती हैं जेड पर। तो वी, अब बोलो यहाँ पर बच्चे इसका ये लैम्डा नॉट 1 है, ये लैम्डा नॉट 2 है। तो दूसरे वाले का वेवलेंथ ज़्यादा है, तो वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब बी कम होगा। ठीक है, नहीं, इसका मतलब कम एनर्जी दी होगी, यानी V2 इज लेस देन V1। तो पक्का हो गया। दूसरा बच्चे आप देखो K वाला, दूसरे का जो K अल्फा है, दूसरा जो ग्राफ आ रहा है उसका K अल्फा बच्चे, इट हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स द हायर वेवलेंथ साइड। तो K अल्फा जो है हायर वेवलेंथ साइड्स की तरफ शिफ्ट हो गया, इसका मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी साइड की तरफ शिफ्ट कर गई है। तो दूसरे वाले के जो फ्रीक्वेंसी है, जो न्यू2 है, K अल्फा की जो न्यू2 आ रही है, वो बच्चे आपके पास क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो कम होने का मतलब है, तो रूट न्यू, दूसरा बोलो कि रूट न्यू इज प्रोपोर्शनल टू जेड, रूट न्यू इज प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस समथिंग, चलो Z-1, Z-1 है वैसे। तो बच्चे अब दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी कम है,
दूसरे वाला देख रहे हो क्यों? क्योंकि आपके पास ये वेवलेंथ कम है या वेवलेंथ ज़्यादा है, तो इसका ज़्यादा वेवलेंथ साइड की तरफ होने का तो फ्रीक्वेंसी कम है। तो जब आपके पास फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका तो जेड भी कम हो गया, तो इसका मतलब Z2 विल बी लेस देन Z1। तो V2 भी लेस देन V1 है और Z2 भी लेस देन Z1 है। यदि आपके पास दूसरा ग्राफ ऐसे आता, ऐसे, तो फिर आपको पता पड़ जाता है कि दूसरे वाले ग्राफ का जो मिनिमम वेवलेंथ है वो कम होती चली आ रही है। इसका मतलब उसको ज़्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करके उस पर इम्पिंच कराया है मेटल पर। आगे आपको समझ में, तो इस करेक्टरिस्टिक जो ग्राफ है करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम से और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एक्सरे के जो पूरे स्पेक्ट्रम के ग्राफ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चे। वो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, समझ में नहीं आते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा कंसेप्ट पकड़ में आना चाहिए कि आपके पास जो मिनिमम वेवलेंथ है वो एक्सलेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो स्ट्राइक कर रहे हैं बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और जो इसके अंदर स्पाइक्स आ रही हैं जो करेक्टरिस्टिक्स वेवलेंस है के करेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम में जो के अल्फा के बीटा के गामा जो लाइंस आ रही हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, वो बच्चे डिपेंड करता है कि एटॉमिक नंबर क्या है, मोजले लॉ लगता है। तो बच्चे इस तरह से मैंने आपको पूरा एक्सरे का कंसेप्ट समझा दिया है। ये एटम चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। तो इसमें हम ऐसा करेंगे कि एक वीडियो उसका प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का बना लेंगे, ठीक है, जैसे हमने 12 का कराया था। तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फिर न्यूक्लियस की तरफ चलेंगे। बड़ा अच्छा, ऑलमोस्ट ये 12th का चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे सिलेबस। एट न्यूक्लियस के बाद फिर हमारे पास क्या रह गया है, इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर रह जाएगा। तो चलिए बच्चे, आप लोग रिवाइज करते रहिए और कम्युनिटी में आपके माइंड में क्या चल रहा है उसको उसके बारे में बताइए, और बी हेल्दी, ठीक है, क्योंकि आप देखो एग्ज़ाम के करीब करीब आ रहे हो, आपके स्कूल के एग्ज़ाम भी हैं, तो बच्चे न्यूट्रिशियस फूड लीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज ज़रूर करिए, जिम विम ना जाएं, ठीक है, इस समय जिम ना जाएं, केवल फ्लेक्सिबिलिटी अपनी बॉडी को बना कर रखें, लिक्विड डाइट लें, ठीक है। चलिए, आई एंड द मीटिंग नाउ। ओके बच्चे।